my NEET warriors, welcome again to Life Science classes. This side is Swati ma'am, your biology mentor. और आज की इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है बेटा, इस चैप्टर से बच्चों को काफी डर लगता है। जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ तो उस टाइम पर भी बच्चे इस चैप्टर को बस रट लेते हैं, समझते नहीं है, चीजों को रट लेते हैं। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग तो यही बोल देते हैं कि बायोलॉजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटना ही पड़ता है, लेकिन नहीं बेटा, मैं बोलती हूँ कि आपको इसे भी समझना पड़ेगा। पहले आप चीजों को समझो और उसके बाद में याद तो करना ही पड़ता है। हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि चीजें आपने याद रखनी ही पड़ती है। ठीक है, लेकिन पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपको अपनी कंसेप्ट क्लियर करनी है। ठीक है, चीजों को लिंक करना है, एक से दूसरा जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से लिंक है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। तो आपको चीजों को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो बेटा हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने साथ में एनसीईआरटी लेके बैठना। ठीक है ना। जो जो भी आपको एडिशनल चीज लगे वो आप अपनी एनसीईआरटी पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है। और दूसरी चीज बेटा, अगर आपको मेरे पढ़ाते हुए अगर आपको कोई भी किसी भी टर्मिनोलॉजी को लेकर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है इस चैप्टर में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख दें। ठीक है ना, कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से किसी शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में या कैसे भी आप तक उस कंसेप्ट को डिलीवर कर दूंगी। ठीक है, चलो तो फिर करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। हमारा चैप्टर क्या है? प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखो बेटा, ये प्लांट किंगडम में हम क्या पढ़ रहे हैं मैम पता नहीं। ठीक है ना बेटा, इससे पहले के चैप्टर किसी ने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना, यहाँ से बिल्कुल हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी ने इससे पहले और बाद के कोई चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई मैटर नहीं करता। ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसा कि हमने इससे पहले वाला चैप्टर है, जो जो चीजें जरूरी है पहले चैप्टर की वो मैं बता देती हूँ। इससे पहले वाला चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ के आए हो। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में बेटा जितनी भी अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी है, इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई किया गया मतलब कि कैटेगराइज किया गया, उनको कुछ कुछ ग्रुप्स में रखा गया। ठीक है ना, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, किसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मतलब कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो कैटेगरी में रख दिया, दो ग्रुप में रख दिया। कुछ आए उन्होंने तीन बना दिए, कुछ आए चार बना दिए, लेकिन फाइनली जो आए साइंटिस्ट जिसके क्लासिफिकेशन को हम सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, वो दिया R.H. विटेकर ने 1969 में। ठीक है ना, उन्होंने जितनी भी बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इस अर्थ के ऊपर, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को R.H. विटेकर ने बेटा 5 ग्रुप्स में डाल दिया। ठीक है, वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है, अब प्रीवियस चैप्टर में यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वहां पर एनसीईआरटी ने वहां पर डिस्कस कर दिया है। इन तीनों ग्रुप को, इन ग्रुप को हम किंगडम बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम किंगडम बोलते हैं। ये 5 किंगडम है, जो 5 ग्रुप में डिवाइड किया वो 5 किंगडम है। और इन पांचों किंगडम में से जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई है, इनको हम ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, बट इसमें आपको एक सीरीज मिलेगी मेरे चैनल पर, वहां पर मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना, वहां पर पूरे चैप्टर कंप्लीट डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है, इसके एकदम सेपरेट सेपरेट चैप्टर ही दे दिए। इनको हमें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो चैप्टर 3 है, यहाँ पर हम पूरा का पूरा प्लांट किंगडम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, वहां पर हमने काफी सारा क्लासिफिकेशन की प्रोसेस देखी थी। ठीक है ना, किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक चीज है, एक होती है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, मतलब कि जो सबसे ऊपर है वो किंगडम है। ठीक है, उसके बाद में हम क्लासिफाई करते हैं तो नीचे बेटा डिवीजन, अगर प्लांट की बात करते हैं तो डिवीजन आता है। ठीक है, अगर प्लांट की बात करते हैं तो डिवीजन आता है, और अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो फाइलम आता है। ठीक है, तो हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो किंगडम के बाद में हमारा क्या आएगा? डिवीजन आएगा, और डिवीजन के बाद में बेटा क्लास आती है। ठीक है, और इसी तरीके से ऑर्डर, फैमिली। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है। अब देखो, किंगडम ऑलरेडी तुम्हें पता चल गया कि 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। अब हम यहाँ पर प्लांटी को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अब इस प्लांटी किंगडम के हमें डिवीजन भी देखने हैं, क्योंकि हमें तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो बेटा इस प्लांटी किंगडम के डिवीजन है आपके
एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्या बात समझ में आई आपको कि जितने भी, अब हमने बाकी सारे ग्रुप्स को तो छोड़ दिया, बाकी सारे किंगडम को तो छोड़ दिया, यहाँ पर सिर्फ हम प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं। और प्लांट किंगडम में भी अगर हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करें, सिर्फ प्लांट्स अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उन प्लांट्स को भी बेटा हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उनको भी हमने 5 ग्रुप में सेपरेट रख दिया। वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं जिनको हम डिवीजन बोलते हैं, वो है हमारे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 ग्रुप है। जो एल्गी है, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एल्गी, वो सबसे सिंपलर है, सबसे बेसिक, सबसे प्रिमिटिव है। और अगर मैं बात करती हूँ एंजियोस्पर्म की, जो हायर प्लांट्स हैं, सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में बेटा? तो ये पैरा हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद में सेकंड पैरा में चलते हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। एनसीईआरटी बोलती है कि जो प्लांट किंगडम है, इसके अंदर जो हमारी प्लांट किंगडम है, जो इसके अंदर जो मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम को लेकर, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होती गई। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होती गई। और बिल्कुल होती है, सबकी होती है, टाइम के साथ में चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना? तो पहले हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, उतनी सारी डिटेल्ड स्टडीज नहीं हुई थी, तो हमने क्या कर रखा था बेटा, फंजाई, कुछ मोनेरा के मेंबर्स, कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर जिनके पास में सेल वॉल होती है, उन सबको हमने प्लांटी किंगडम के अंदर रख रखा था, प्लांट किंगडम के अंदर रखा हुआ था। ठीक है ना? लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा रिसर्च हुई, तो उस टाइम पे हमने फिर इनको, इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन गए। ठीक है, और इनको प्लांट किंगडम से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और पहले जो प्लांट किंगडम में रखा हुआ था इनको, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया था बेटा, वो था सेल वॉल। ठीक है ना? उस टाइम पर जो कि साइंटिस्ट ने क्या किया था उस टाइम पर, कि बस सेल वॉल को देखा था, सिर्फ सिर्फ सेल वॉल की बात की थी। अच्छा, जिसके पास में सेल वॉल प्रेजेंट है उसको हम प्लांट में डाल देते हैं, और जिसके पास में सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल्स में डाल देते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था। लेकिन बाद में जब हायर स्टडीज हुई, डीपली स्टडीज हुई, तो चीजें क्लियर हुई। ठीक है ना? उनको प्लांट किंगडम से बाहर निकाला गया। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया भी था एक, साइनोबैक्टीरिया जो कि जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में एल्गी नहीं है, बट एल्गी जैसा दिखता है, तो हमने उसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया था। और पहले हम उसे एल्गी में ही रख देते थे, लेकिन वो एल्गी नहीं है, वो भी एक क्या है बेटा, प्रोकैरियोट है। साइनोबैक्टीरिया भी क्या है? एक प्रोकैरियोट है। और अगर प्रोकैरियोट है तो हम किस में रखेंगे? मोनेरा के अंदर रखेंगे। ठीक है ना? मोनेरा वो ग्रुप है जिसके अंदर हमारे सारे प्रोकैरियोट आते हैं। ठीक है ना? मोनेरा कौन सा ग्रुप है? वो ग्रुप है जिसके अंदर सारे प्रोकैरियोट आते हैं। और प्रोटिस्टा हमारा वो ग्रुप है जिसके अंदर यूनिसेलुलर, जिसके अंदर बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। ठीक है ना? उसके बाद में फंजाई, एनिमल और प्लांटी, इन सब में भी हमारे यूकैरियोट्स ही होते हैं, प्रोकैरियोट केवल मोनेरा के अंदर होते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो यहाँ पर यूनिसेलुलर है, फिर आगे हमारे मल्टी सेलुलर होते गए, फिर मल्टी सेलुलर में भी एनिमेलिया, प्लांटी में फिर बेटा पूरा मतलब टिश्यू, ऑर्गन, मतलब इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होती गई। पहले यूनिसेलुलर थे, फिर हमें काफी अच्छे से टिश्यू का फॉर्मेशन उनमें दिखाई दिया एनिमल्स के अंदर। ठीक है ना? उसके बाद में फिर हमने देखा कि टिश्यू से मिलके यहाँ पे ऑर्गन्स भी बन गए हैं, ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है ना? तो फाइनल जैसे एनिमेलिया के अंदर हमें पूरा ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चली। अब आपको सेकंड पैरा भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? इसमें क्या बोला, साइनोबैक्टीरिया, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटिंग। ठीक है ना? क्योंकि ये प्लांट किंगडम के डिवीजन है। अब इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे, देखो अभी आप सबको भूल जाओ। ठीक है ना? अभी एल्गी को भी भूल जाओ, ब्रायोफाइट्स को भी भूल जाओ, टेरिडोफाइट्स को भी भूल जाओ। अच्छा, अभी ये आपको नाम भी थोड़े अजीब लग रहे होंगे, मैम एल्गी तो फिर भी सुना सुना है, अभी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, क्योंकि अभी आप 12th करके सॉरी अभी आप 10th से आए हो, तो आपके लिए ये नाम उतने फैमिलियर नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे बेटा पढ़ते पढ़ते सारी चीजें फैमिलियर हो जाती हैं। अभी जैसे एल्गी की अगर हम बात करें, एल्गी को आपने पहले से सुना है, लेकिन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आपको थोड़े नए लगेंगे। ठीक है ना? और जिम्नोस्पर्म। लेकिन अभी आप इनको ऐसा करो कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अभी इनको चारों को छोड़ दो। ठीक है? और सिर्फ फोकस करो एंजियोस्पर्म पे। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म कैटेगरी है, जो एंजियोस्पर्म डिवीजन है प्लांट किंगडम का। ठीक है ना? देखो बेटा, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे हायर प्लांट्स हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स है, सबसे हायर प्लांट्स हैं। और बेटा ये हर जगह मिलते हैं। ठीक है ना? इनकी जो रेंज है वो काफी वाइड है, मतलब सब जगह ये मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा भी हैं। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म ही दिखाई देंगे। ठीक है ना? ज्यादातर केसेस में आपको एंजियोस्पर्म ही दिखाई देंगे। और जो एंजियोस्पर्म है,
इनमें आपको बेटा ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े ट्रीज़ ही दिखाई देंगे, आपको छोटे-छोटे घास-फूस जैसी चीज़ें भी दिखाई देंगी, यानी कि हर्ब्स भी दिखाई देंगी आपको, ठीक है? इनमें एंजियोस्पर्म में आपको श्रब भी दिखाई देंगी, थोड़े झाड़ियों जैसे जैसे नीम वो सॉरी जैसे नींबू का पेड़ होता है, श्रब होती है नींबू की एक्चुअली, ठीक है ना? बेर जो हो गए, ठीक है? और हर्ब वो होते हैं जो बेटा पूरा टाइम ग्रीन रहते हैं, छोटे-छोटे घास जैसे कुछ इस टाइप के हमारे हर्ब्स हो गए, श्रब हो गई, ठीक है? और उसके बाद में जो बड़े-बड़े मैंगो ट्री है, गुआवा ट्री है, ठीक है ना? ये सब क्या किसमें आ गए हमारे ट्री में। तो मतलब इतनी वैराइटीज़ आपको एंजियोस्पर्म की दिखाई देती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो हर्ब्स हैं तो वो एक ही टाइप की हैं, नहीं, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी मल्टीपल हर्ब्स देखने को मिलेंगी, मल्टीपल टाइप की आपको श्रब्स देखने को मिलेंगी और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो आपको जो इतनी इतनी ज़्यादा जो वैराइटी देखने को मिल रही है, तो फिर हमें एंजियोस्पर्म के अंदर भी अलग से क्लासिफिकेशन करना पड़ा। बात मेरी समझ रहे हो? तो हमें एंजियोस्पर्म के अंदर भी अलग से क्लासिफिकेशन करना पड़ा। तो देखो, लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है ना? तो हमें इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन सिस्टम देखना पड़ा एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है? एक मिनट, इस फोन को साइलेंट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पर मतलब हमने क्या अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या की क्लासिफिकेशन दी अलग अलग, ठीक है ना? जैसे कि कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ये हर जगह आ जाते हैं, ठीक है ना? कैरोलस लीनियस ने एक क्लासिफिकेशन दिया जिसको बोला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस ने एक क्लासिफिकेशन दिया जो जिसको क्या बोला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, मतलब बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज देखी गई, एंजियोस्पर्म की अलग अलग स्पीशीज देखी गई, ठीक है ना? उनके उन्होंने सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया, मतलब कि जो हमें बाहर से दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है ना? एक टर्म होती है मॉर्फोलॉजी, एक टर्म होती है एनाटमी। मॉर्फोलॉजी जब हम बाहर की अपीयरेंस को देख के चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एनाटमी जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ दो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, जैसे कि कहाँ रहते हैं, उनकी हैबिट क्या है, उनका कलर क्या है, नंबर क्या है, लीफ की शेप क्या है, तो इस तरह की चीजें यहाँ पर नोटिस की गई, ठीक है ना? और साथ में मतलब मेनली किसके ऊपर यहाँ पर मेनली ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यहाँ पे स्टडी किए गए। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब कि यही बेटा जैसे लीफ की शेप की बात चल रही है, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर है, रूट कैसे किस तरह की दिख रही है, स्टेम कैसा है, ब्रांचिंग कैसी दिख रही है उनमें, ठीक है ना? लीव्स का कलर कैसा है, शेप कैसी है, तो ये सारी चीजें क्या है जहाँ भी रूट स्टेम और लीव्स की बात चले, ठीक है ना? उनके फीचर्स देखें, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखें उनको, तो हम बोलेंगे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जब भी फ्लावर्स की बात चले, ठीक है ना? क्योंकि फूल क्या होता है, प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो वहां पे जब उसको रिलेटेड कुछ बात चले तो मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो देखे ही गए, साथ में जैसे कि एंड्रूशियम। एंड्रूशियम क्या होता है, जो फूल है, फूल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम एंड्रूशियम बोलते हैं। तो एंड्रूशियम की स्ट्रक्चर को भी देखा गया कि किस फूल के अंदर किस टाइप की एंड्रूशियम की स्ट्रक्चर है, कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है या नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर पूरा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी देखा गया और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी देखा गया, ठीक है? तो इस वाले क्लासिफिकेशन को क्या बोला हमने, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला, और ये लीनियस ने दिया था। लेकिन अब एक चीज सोचो, इसकी इस क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक थी। अब इसकी ड्रॉबैक क्या थी, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वो भी हमने सेपरेट कर दी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख रहे थे, ठीक है ना? अब सपोज करो कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, देखो बेटा, अब बात करते हैं, अगर कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, सपोज करो एक स्पीशीज ए है और एक स्पीशीज A1 है, ठीक है? और ये दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, ए और ए डैश, ठीक है? लेकिन किसी कारण से इसका जो सीड है कोई दूसरे प्लेस पर ले गया, दूसरे एनवायरमेंट में लेके चला गया, ठीक है ना? सपोज करो जो वो जिस एनवायरमेंट में इसका सीड गया और उस बंदे ने उस सीड को कहीं दूसरे हैबिटेट में ग्रो किया, तो वहां पर जो इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि जो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होंगे बेटा, उन पर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? अब सपोज करो जिस एनवायरमेंट में ये ग्रो हो रही है, सपोज करो वो ड्राई एनवायरमेंट है, उसने किसी वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो वो स्पीशीज की जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होंगे अब वो डिफरेंट हो जाएंगे अपने जो उसके ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे, ठीक है ना? तो वो क्योंकि उसी एनवायरमेंट में खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है? तो इस तरीके से तो उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, अब स्पीशीज तो कैसी थी, दोनों स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड थी, बट इनके हैबिटेट में डिफरेंस होने की वजह से इनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो भी अलग अलग हो गए। तो अब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल जो
क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या किया, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वो भी हमने अलग अलग रख दी, ठीक है ना। मतलब कि हमने सेपरेट कर दिया क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी, क्योंकि हम तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख रहे हैं, हम तो केवल बाहर बाहर की अपीयरेंस देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इनको साथ साथ में और अलग अलग रख रहे हैं। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। They separated the closely related species since they were based on few characteristics. Also the artificial system gave equal weightage. दूसरा दूसरा जो हम बोलेंगे ड्रॉबैक क्या था कि यहाँ पर इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी, ठीक है ना। यहाँ पर वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स दोनों को ही इक्वल वेटेज दिया गया। अब ये कितनी बड़ी ड्रॉबैक हो गई, ठीक है, क्योंकि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा वो तो एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे आसपास के जिस एनवायरमेंट में वो स्पीशीज ग्रो करेगी तो उसके हिसाब से उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो तो पूरे जेनेटिक ही होते हैं, ठीक है ना, तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर सपोज करो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है और सेक्सुअल कैरेक्टर को भी इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, मतलब कि सबको एक ही डंडे से हाँका जा रहा है एक तरीके से। मतलब हमारे यहाँ से बोलते हैं कि सबको एक ही डंडे से हाँक रहे हैं, सबको एक ही तरीके से ले रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है वो गलत है, ठीक है ना। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, ठीक है ना। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब ये सारी हमने कमियां देखी जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, तो इसके अगेंस्ट में एक दूसरा क्लासिफिकेशन आया जिसको क्या बोला गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है ना। अब इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेटा यहाँ पर एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि वही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो देख ही रहे थे, लेकिन अब साइंटिस्ट ने इंटरनल फीचर्स को भी स्टडी किया, ठीक है ना। तो ये उससे क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से थोड़ा बेटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता को देख देख के फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इंटरनल फीचर्स भी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तब हम बता रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हैं, कौन सी स्पीशीज एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे कि फीचर्स में अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि किसी भी सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब पूरी डीप स्टडी करते हैं सेल की, एनाटॉमी देखते हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं प्लांट की। एम्ब्रियोलॉजी होती है बेटा जब हम जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, इसको ही हम जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है इसी प्रोसेस को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो स्टडी हम करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो हमने एम्ब्रियोलॉजी को पूरा डिटेल में देखा सभी स्पीशीज की। और फाइटोकेमिस्ट्री में फाइटो मतलब प्लांट और केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स, यानी कि किस प्लांट के अंदर किस टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। किस किस टाइप के केमिकल्स, कैसे मतलब कि क्या क्या केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे निकोटीन होता है, कैफीन होता है, जो रेजिन्स वगैरह होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सब चीजें, कुछ कुछ केमिकल्स जो प्लांट के अंदर होते हैं, तो उन केमिकल्स के बेसिस पे भी देखा गया। अच्छा, उस बेसिस पे भी उनको क्लासिफाई किया गया कि हाँ ये ग्रुप है, इनके अंदर ये हमें केमिकल्स मिलते हैं, और ये प्लांट के ग्रुप है, इनमें हमें ये केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब बात ये है कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से थोड़ा बेटर है, क्योंकि हमने इसमें एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ में इंटरनल फीचर्स को भी स्टडी किया। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने, इन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। एट प्रेजेंट जो हम सबसे ज्यादा हम फॉलो करते हैं वो है तीसरे नंबर का क्लासिफिकेशन, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है ना। अब ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें बेटा जो हम देखते हैं सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी, तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि अगर दो स्पीशीज हैं तो वो दो स्पीशीज किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखती हैं, क्या जो उनके एंसेस्टर थे वो कॉमन थे या अलग अलग थे, या कहाँ पर जाके उनके एंसेस्टर एक थे, और किस तरीके से एक लीनिएज से निकला तो उनमें अलग चेंजेस आए। मतलब कि इसमें हम बेसिकली वही चीजें देखते हैं कि कैसे कि जैसे हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है ना, और हम देखते हैं मंकी है, उसके बाद में एक डॉग को ले लो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मंकी और जो डॉग है, सॉरी मंकी और जो ह्यूमन है, तो इनके एंसेस्टर किसी ना किसी पोजीशन पे इनके एंसेस्टर एक रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए ज्यादा सिमिलर है। लेकिन अगर मैं डॉग की बात करती हूँ तो ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो डॉग और मंकी और ह्यूमन के एंसेस्टर भी सेम रहे होंगे, लेकिन वो बहुत पहले रहे होंगे, ठीक है ना। वो बहुत जहां से भी कहीं एकदम शुरू पॉइंट से जब ओरिजिन हुआ होगा, तो उसके बाद से कुछ बाद में हमें देखने को मिलेगा। मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, एक बार दोबारा से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो,
देखो कुछ इस तरीके से समझते हैं, एक बार देखो, यहाँ पर मैंने ह्यूमन को लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने मंकी ले लिया और यहाँ मैंने डॉग ले लिया, ठीक है ना। अब ये कोई कॉमन एंसिस्टर है जिससे सभी ऑर्गेनिज्म, सपोज करो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं, अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम केस हम प्लांट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर, फिर इस पॉइंट पे फिर कुछ, देखो अब आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है ना। ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री में ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज करो ये तो सबका कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है ना। उसके बाद में ये बेटा, अब यहाँ से एक लीनिएज यहाँ से निकली, अब यहाँ से देखा यहाँ पर भी ह्यूमन और मंकी का जो कॉमन एंसेस्टर है वो ये है, ठीक है। और इधर ये ह्यूमन है, इधर ये मंकी है, तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन और मंकी थोड़ी ज्यादा सिमिलर हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ये डॉग है, तो इनका भी एक ये वाला पॉइंट पे, यहाँ पर ये भी तो इनका कॉमन एंसेस्टर है, ह्यूमन मंकी डॉग, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं ना कि ये कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन ये एक लीनिएज इधर से निकल गई, ठीक है ना। तो हमें इनमें और इनमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। जब हम इस टाइप के स्टडीज करते हैं और ये चेक करते हैं कि मतलब कौन सी स्पीशीज किससे कितनी दूर है, कितनी पास है, कितनी सिमिलैरिटी है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा करना फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, ठीक है ना। ये हम क्या किस में करते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में। और एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। और आज के टाइम में हम इसी क्लासिफिकेशन को पूरा फॉलो करते हैं, ठीक है ना, यूज करते हैं। और जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब इसमें हम मॉर्फोलॉजिकली भी और मोलिकुलर लेवल पे यहाँ पर काम होता है, ठीक है ना। डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर, उन सब चीजों को देखा जाता है, तो इसमें बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं। उसके बाद में दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेम टैक्सा से, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो एज्यूम कर सकते हैं कि उनके जो एंसिस्टर है वो कॉमन रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन और मंकी है, तो इनके एंसिस्टर क्या है, यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम काफी सारी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, कुछ अदर सोर्सेज से भी लेते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन में आने वाली डिफिकल्टीज को कुछ कम कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन करना कोई एक इजी टास्क नहीं है बेटा, ठीक है ना। हालांकि मतलब अब तो जो कोई नई स्पीशीज आती है हमें उसी का क्लासिफिकेशन करना होता है। ऑलरेडी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसका क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया है। जैसे कोई नई स्पीशीज एंटर होती है, डिस्कवर होती है, तो हमें उसके कैरेक्टर्स देख के, तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, हमारे लिए ईजी होता है, ठीक है ना। या फिर दीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस। और उसके बाद में क्लासिफिकेशन और भी तब हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर हमारे पास में कोई उनको फॉसिल्स, कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल्स नहीं है, तो भी हमारे लिए क्लासिफिकेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कि मेनली हमें किसी को नेमिंग करनी है और उसे किस कैटेगरी में रखना है, तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी एक हमारी साइंस की, बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसके अंदर हम देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं स्पीशीज का, उसको नेमिंग देते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं, जो कि हम लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो टैक्सोनॉमी, दो टाइप की टैक्सोनॉमी पढ़नी है, एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और दूसरा है साइटो टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आप कुछ ना कुछ रिलेट कर पाओगे आर्टिफिशियल जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था, वैसे ही न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, इसमें हम जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जिन जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, सामने से हम नोटिस कर पा रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को लेते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से स्टडी करते हैं, ठीक है। और मतलब उन कैरेक्टर्स को सबसे पहले तो एक टाइम पे हम कम से कम 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर एक साथ स्टडी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी करते हैं, इसलिए हम 100 से भी ज्यादा एक साथ कैरेक्टर को स्टडी कर लेते हैं। और जो यहाँ पर कैरेक्टर लेते हैं, उन कैरेक्टर को बेटा कुछ ना कुछ नंबर या फिर कोड असाइन किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर किसी कोई लीफ की शेप कुछ इस तरीके की है, एक प्लांट की शेप लीफ की कुछ ऐसी है, तो उसको हमने बोल दिया, उसको हमने एक नंबर दे दिया, ठीक है ना। वहीं पे कोई दूसरी प्लांट की शेप है, ठीक है, दूसरी है, तो मतलब वो कुछ ऐसी बिल्कुल इस टाइप की है, एकदम गोल जैसे सी दिख रही है, ठीक है ना। मतलब कि आप देख सकते हो कि शेप में डिफरेंस है,
तो उसको हमने 2 नंबर दे दिया। इस तरीके से मतलब हम कोड डिज़ाइन कर सकते हैं, कोड डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास में कलर है, फ्लावर का कलर है, ठीक है ना? फ्लावर के कलर के हिसाब से रेड है तो अलग कलर एक मार्क दे दिया, ब्लू है तो उसके लिए कोई दूसरा कोड दे दिया। तो इस तरीके से जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम ऐसे नहीं कि वो उस कैरेक्टर्स का नाम नहीं रखते हैं, वहाँ पर हम कुछ कोड या फिर नंबर असाइन कर देते हैं और वो हम उस डेटा को फीड कर देते हैं लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर और फिर कंप्यूटर हमें उन दोनों स्पीशीज की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दोनों बता देता है, ठीक है ना? तो ये होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है? उसके बाद में साइटोटैक्सोनॉमी में ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखी जाती है। साइटो मतलब कि सेल, सेल की इंफॉर्मेशन को देखते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया। और कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी मतलब कि हम देखेंगे वही केमिकल्स, ठीक है ना? यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे हमारे केमिकल्स, सेल्स के अंदर किस टाइप के उस प्लांट के अंदर वो सेल्स कौन से केमिकल्स रिलीज कर रही है, ठीक है ना? तो उनके बेसिस पे दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजोल्व कंफ्यूजन। ऑल आर ऑल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। मतलब कि हम जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है और कीमो टैक्सोनॉमी है, सॉरी साइटो टैक्सोनॉमी है, इसी को ही हम एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक बेटा, एक तो हो गई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरी होगी साइटो टैक्सोनॉमी, ठीक है ना? जो कि जिसमें हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है? और तीसरी हो गई हमारी कीमो टैक्सोनॉमी। और कीमो टैक्सोनॉमी में सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ जो प्लांट के अंदर केमिकल्स हैं, प्लांट के अंदर जो केमिकल्स हैं, सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है ना? और आजकल हम इन्हीं मेथड्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? जो यहाँ पे न्यूमेरिकल, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी है, ये तीनों टैक्सोनॉमी हमारी आज के टाइम में यूज होती है, ठीक है ना? उसके बाद में बेटा, अब मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम 5 डिवीजन पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा-सा हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी पढ़ी, वो बेसिकली हम आगे जब हमें एंजियोस्पर्म को आगे और कैटेगराइज़ करना होता है, उनमें और क्लासिफिकेशन करना होता है फर्दर, क्योंकि क्लासिफिकेशन मल्टीपल लेवल्स पे होता है, एक लेवल पे क्लासिफिकेशन नहीं होता। आगे, आगे और आगे और आगे इस तरीके से हम क्लासिफाई करते चले जाते हैं, मल्टीपल लेवल्स पे क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना? तो ये एंजियोस्पर्म के अंदर हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना? अब वापस से आ जाओ, हमने बोला था कि प्लांट किंगडम के अंदर हमने 5 डिवीजन को पढ़ना है, ठीक है ना? तो सबसे पहला डिवीजन है हमारा एल्गी, ठीक है ना? सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे? एल्गी को करेंगे। और एल्गी के बाद में फिर हम जाएँगे ब्रायोफाइट्स पे, ठीक है ना? फिर टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म और उसके बाद में एंजियोस्पर्म। मतलब कि हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं? सिंपलेस्ट प्लांट से लेके हायर कॉम्प्लेक्स प्लांट तक जो एल्गी है, वो सबसे सिंपल है, ठीक है ना? और एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके अंदर भी जब हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो उनको भी हम पहले सिंपलर और उनके अंदर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, आगे आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है? जैसे अभी हम एल्गी पर हैं, ठीक है ना? एल्गी को शुरू करते हैं। प्लांट से पढ़ रहे हैं तो क्लोरोफिल तो होगा सब में, ठीक है ना? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, बहुत सिंपल होते हैं। स्ट्रक्चर थैलोइड होती है। मैम थैलोइड क्या होता है? देखो, थैलोइड कुछ नहीं होता है। ऐसे प्लांट, अब आप देखो, अगर आप एंजियोस्पर्म को देखते हो, आप अपने आसपास कोई भी फ्लावरिंग प्लांट देखते हो, तो आप मेरे को देखते ही बता दोगे मैम इसमें ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं। आपको सब पता चल रहा है उसको देख के, ठीक है ना? उसको देख के ही नहीं, मतलब अगर हम उनकी एनाटॉमी भी देखते हैं तो उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है ना? क्या होते हैं बेटा? वेस्कुलर टिश्यू। अब ये वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर का, मिनरल्स का, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स का, इन सब का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, उनको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना? जो ये वेस्कुलर टिश्यू का फीचर है, ये बहुत बाद में आया प्लांट्स के अंदर, शुरुआत में ये नहीं था। शुरुआती फेज में प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू वाला फीचर नहीं था, ठीक है ना? एक तरीके से बाद में अपडेट हुआ ये फीचर, ठीक है? तो जो शुरुआत में जो प्लांट्स थे वो थैलोइड थे। थैलोइड मतलब कि उनकी उनमें कोई शेप नहीं थी, ठीक है ना? सिंपल, उनमें ना तो कोई लीफ थी, ना कोई स्टेम था, ना कोई रूट था। ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट नहीं थी और ना ही उनके अंदर कोई वेस्कुलर टिश्यू था, ठीक है ना? वो सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना? अब समझ में आया कि हम थैलोइड किसको बोलते हैं? ऐसी ऐसी प्लांट बॉडी जो जो कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में डिफरेंशिएटेड ना हो, ऐसी बॉडी को हम थैलोइड बोलते हैं, ठीक है ना? तो एल्गी हमारे क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलोइड है, ऑटोट्रोफिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रोफिक है ही, और लार्जली एक्वेटिक होते हैं। लार्जली एक्वेटिक मतलब कि ज्यादातर ये हमें पानी में मिलते हैं। और पानी में भी कैसे? दोनों टाइप के पानी में मिलते हैं बेटा। ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और ये हमें मैरीन वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है ना? अब मैरीन वाटर मतलब कि जो सोल्टी वाटर होता है, सी वाटर जो होता है वो मैरीन वाटर होता है। फ्रेश वाटर मतलब कि जो आपकी पोन्ड का है, रिवर का जो पानी है, लेक का जो पानी है, वो हमारा फ्रेश वाटर होता है। या फिर जो
रेन वाटर होता है, वो भी हमारा फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और वाटर होता है जिसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपने सुना होगा, आगे आएगा, चलो वहीं पे डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, इसके अलावा वो हमें कैसे कैसे हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं। मॉइस्ट स्टोन्स, ऐसे पत्थर जो वो मोस्टली टाइम कैसे रहते हैं, गीले रहते हैं। मॉइस्ट सॉयल, ऐसी सॉयल के अंदर जो गीली मिट्टी है, ठीक है ना। मॉइस्ट वुड हो सकती है, तो जहां पर भी पानी अवेलेबल होगा वहां पर ये आराम से ग्रो कर जाएंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, और इनमें से कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, दूसरों के साथ में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल है लाइकन। ये लाइकन क्या होता है मैम? लाइकन है बेटा एक एक तरीके का, देखो एल्गी, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ते हैं, जो एल्गी है वो दोस्ती कर लेता है फंगस के साथ में, ठीक है ना। जो एल्गी है वो फंगस के साथ में दोस्ती कर लेता है, ठीक है ना, और दोनों मिलजुल के एक दूसरे के साथ में रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं, जब जहां पर दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा हो, तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एल्गी के पास में क्या है, एल्गी के पास में कौन सा फीचर है? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है ना। ये तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि ये अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है ना। और वहीं फंगस क्या है, फंगस तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसे तो बना बनाया खाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फंगस के बहुत बड़े बड़े हाइफे होते हैं जो कि दूर दूर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इजिली, ठीक है ना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से फंगस एल्गी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देता है एक तरीके से, और एल्गी इसको खाना बना के फंगस को खुद भी खाता है, फंगस को भी खिलाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इनको हम कंबाइनली, हम एल्गी और फंगस को कंबाइनली जब दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, तो हम इनको क्या बोल देते हैं, इनको हम लाइकेन बोल देते हैं, ठीक है। बात आई समझ में? तो सम ऑफ देम आर आल्सो अकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई, इसको हम लाइकेन बोलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स के साथ में एसोसिएशन में रहते हैं, उस एनिमल का क्या नाम है? स्लोथ बियर। एनिमल का क्या नाम है बेटा? स्लोथ बियर। अब जो ये स्लोथ बियर है, इसकी होती है फर। इस स्लोथ बियर के ऊपर होती है, एक मिनट, स्लोथ बियर के ऊपर फर है, ठीक है ना। और इस फर में एल्गी ग्रो कर जाता है, इस फर के ऊपर एल्गी ग्रो कर जाता है। अब एल्गी को क्या मिल गया? उसको तो रहने के लिए घर मिल गया एल्गी को, लेकिन स्लोथ बियर को क्या फायदा हो रहा है इस चीज से, कि क्यों वो अपने ऊपर एल्गी को ढोए जा रहा है, ठीक है ना। तो एल्गी यहाँ पर जो स्लोथ बियर है बेटा, उसको फायदा हो रहा है। एल्गी होता है ग्रीन कलर का, ठीक है ना, मोस्टली एल्गी हमारा ग्रीन कलर का हमें दिखता है। तो इससे क्या होता है कि जो स्लोथ बियर है वो खुद को ग्रीन एनवायरनमेंट में, मतलब कि जो प्लांट्स वगैरह हैं, ग्रासेस हैं, उनमें खुद को कैमोफ्लेज कर लेता है। कैमोफ्लेज मतलब कि उनमें खुद को छिपा लेता है। जब उसकी पूरी फर के ऊपर एल्गी ग्रो कर जाते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, तो वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है उस एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। तो खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है प्रे से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमें क्या देखने को मिल रही है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिल रही है अदर्स एनिमल्स के साथ में और फंगस के साथ में एल्गी की। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। जो एल्गी का अगर मैं फॉर्म और साइज की बात करूं, तो वो भी हाईली वेरिएबल होती है। मतलब कि ये हमें कॉलोनियल फॉर्म भी देखने को मिलती है, वो छोटे छोटे से कॉलोनियल फॉर्म में एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी फॉर्म भी हमें देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है, ठीक है ना, वॉलवॉक्स। और ये हमें फिलामेंटस भी देखने को मिलते हैं। फिलामेंटस मतलब कि जैसे कि स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। ये आपने 10th में भी देखा होगा, 10th के स्पाइरोगायरा का डायग्राम है 10th वाली बुक में, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा हमारे कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। वोल्वोक्स कैसे हैं, कोलोनियल है। और इसके अलावा एक मैरीन फॉर्म है, यानी कि मैरीन वाटर में, सोल्टी वाटर में एक एल्गी मिलता है जिसको हम कैल्प कहते हैं, जिसका दूसरा नाम लैमिनेरिया भी है, लैमिनेरिया, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा होता है बेटा, बहुत बड़ा प्लांट हमें दिखता है। मतलब कि ये कितना हो जाता है, ये 100 मीटर का भी हमें इसकी जो लेंथ देखने को मिलती है, ठीक है ना, इतने एरिया को कवर कर लेता है। तो इस तरीके से हमने क्या बोला कि हमें एल्गी की जो फॉर्म और साइज है वो हाईली वेरिएबल देखने को मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें एल्गी की साइज और शेप देखने को मिलती है। अब अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों तरीके से एल्गी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिवली भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है। अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, तो यहाँ पर सिंपली फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन से नॉर्मली यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि जो थैलस है, जो थैलस है वो थैलस ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, और फिर वो छोटे छोटे पार्ट नए
एल्गी बना लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन। और उसके बाद में ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, मतलब फिर से थैलस बना लेगा, क्योंकि एल्गी तो थैलस ही होता है, थैलोइड ही होता है। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। कैसे? एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है। और सबसे ज्यादा कॉमन यहाँ पर जू स्पोर्स होते हैं। जब भी जू स्पोर्स आ जाए ना, कहीं पे भी जू लगा हो, मतलब कि वो स्पोर्स बेटा मोटाइल है, वो चल फिर सकते हैं। और वो मोटाइल है तो उनके पास में ऐसा क्या होगा, किसकी वजह से मोटाइल है, उनके पास में फ्लैजिला मिलेंगे, ठीक है ना। फ्लैजिला होंगे तभी वो मूव कर सकते हैं। फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। दे आर फ्लैजिलेटेड, लो एनसीईआरटी ने भी बोल दिया, दे आर फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल, मतलब कि मोटाइल भी हो सकते हैं। और अगर वो एंड ऑन जर्मिनेट गिव राइज टू न्यू प्लांट, और ये जो स्पोर्स हैं ये आगे चल के जर्मिनेट कर जाएंगे, और जर्मिनेट करके ये एक नया प्लांट बना लेंगे, एक नया थैलस बना लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमिट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है ना। दो गैमिट्स जब आपस में फ्यूज होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमिट्स का फ्यूजन भी होता है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पर हमें तीन टाइप के गैमेट्स का गैमेटिक फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। एक होता है आइसोगैमस, एक होता है एनआइसोगैमस, और एक होता है आइसोगैमस, ऊगैमस, और तीसरा है हमारा ऊगैमस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना। आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। अब सबसे पहले आइसोगैमस को देखते हैं। आइसोगैमस में मतलब कि जब हमारे जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है ना, और सेम साइज के। सबसे पहले तो इतना समझो, जो आइसोगैमस होते हैं वहां पर जो गैमेट्स हैं वो सेम साइज के हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर बताती हूँ। जब जब हम आइसोगैमस की बात करते हैं, ठीक है ना, एक एक टर्म मैंने बोली कि आइसोगैमस, एक मिनट, आइसोगैमस, ठीक है ना। दूसरा हमने बोला एन आइसोगैमस, ठीक है। और तीसरा बोला ऊगैमस। ये तीन टाइप का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आइसोगैमस में जो दोनों गैमेट होंगे, मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम साइज के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें दोनों गैमेट सेम साइज के देखने को मिलेंगे, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, दोनों गैमेट सिमिलर है, कोई डिफरेंस हमें उनमें देखने को नहीं मिल रहा। एनाइसोगैमस में जब दोनों गैमेट डिसिमिलर होते हैं, ठीक है ना, जब दोनों गैमेट हमारे यहाँ पर डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमस है। और जब ऊगैमस की बात करते हैं तो मतलब जब जो मेल गैमिट है, जो मेल गैमिट है वो तो साइज में बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, और साथ में बेटा मोटाइल भी है, ठीक है। और जो यहाँ पर फीमेल गैमिट है वो बहुत साइज में लार्ज है और नॉन मोटाइल है। बात आई समझ में, ठीक है ना, साइज में लार्ज भी है और नॉन मोटाइल भी है, ठीक है ना। इस टाइप के गैमेटिक फ्यूजन को हम ऊगैमस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने तीन टर्म समझनी है, एक आइसोगैमस, एक एनआइसोगैमस और तीसरी ऊगैमस, ठीक है ना। और जब हम आइसोगैमस की भी बात करते हैं तो आइसोगैमस में जो सेम साइज के भी गैमिट हैं वो भी कुछ गैमिट ऐसे हैं जो मोटाइल हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन मोटाइल हैं। सेम सेम साइज शेप के तो हैं बट कुछ मोटाइल हैं और कुछ नॉन मोटाइल है। जब हम मोटाइल की बात करते हैं तो मोटाइल में हमारे आता है बेटा, मोटाइल में आता है हमारा यूलोथ्रिक्स, ठीक है ना, यूलोथ्रिक्स हमारा आता है मोटाइल में। और स्पाइरोगायरा जो है, स्पाइरोगायरा हमारा आता है नॉन मोटाइल में। लेकिन दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? आइसोगैमस के हैं। यूलोथ्रिक्स हमारा मोटाइल है लेकिन आइसोगैमस है, और स्पाइरोगायरा भी आइसोगैमस है बट इसके जो गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है ना। और ऊगैमस की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल हमने वॉल्वॉक्स और फ्यूकस याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। डायग्राम आप इन डायग्राम में देख सकते हो बेटा, मैंने बोला था कि वॉल्वॉक्स कॉलोनियल होता है, ठीक है ना, ये वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वॉल्वॉक्स की फोटो है, ठीक है। ये यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स कैसा होता है? फिलामेंटस होता है। और ये दोनों ही ग्रीन एल्गी हैं इसलिए हमें ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि एल्गी आगे फर्दर तीन क्लासेस में हम एल्गी को डिवाइड करते हैं, डिवीजन हम पढ़ रहे हैं एल्गी, अब डिवीजन को आगे फिर कैटेगराइज करेंगे क्लासेस में। तो तीन क्लासेस हैं एल्गी के अंदर, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो ज्यादा सिंपलर हैं, और अगर जो रेड एल्गी बात करेंगे तो वो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े इनसे हाइयर हैं, ठीक है।
अब ये ब्राउन एल्गी के यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये कैल्प है, कैल्प लैमिनेरिया, जो अभी बताया था ना कि बहुत बड़ा हो जाता है, 100 मीटर का भी हो जाता है, ठीक है ना। और बेटा ये है आपका फ्यूकस, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये फ्यूकस का है। अभी फ्यूकस में आपने देखा कि कैसा oogamous टाइप का यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, अभी ऊपर पढ़ के आए ना। और ये है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ये आपको सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे क्या बोलूं कि टिप्स पे हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। डिक्टियोटा अभी बाद में जब ये हो जाएगा कंप्लीट, ग्रीन एल्गी के उनके साथ साथ में बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा अब ये है हमारे रेड एल्गी, रेड रेड एल्गी में ये है पोरफायरा, पोरफायरा, ठीक है। और ये है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ये हमारे एल्गी हो गए। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और हमें क्या देखना है यहाँ पर, एल्गी, एल्गी की कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखनी है, ठीक है ना, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, ठीक है। एल्गी बहुत यूजफुल है हमारे लिए, कई तरीके से यूजफुल है, जैसे कि एक तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, उसका 50% तो एल्गी फिक्स कर देते हैं। और सोचो बाकी जितने भी प्लांट्स हैं वो बाकी सारे 50% फिक्स करते हैं, और 50% कार्बन डाइऑक्साइड का यूज तो एल्गी ही कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से और उसके अलावा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, इसके साथ में अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे होंगे तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो जिस भी एनवायरमेंट में वो है अपने आसपास क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। वहां पर जैसे वाटर के अंदर है तो वहां पर भी डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अब ये पानी में मिल रहे हैं, ज्यादातर पानी में ही मिलते हैं, तो वहां पर ये उस पानी के अंदर क्या चल रही है, हमारी एक्वेटिक फूड चेन चल रही है। तो उन फूड चेन में वहां पर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राउन एल्गी है, जैसे कि पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सरगासम हो गया, ये नाम बेटा भी आपको याद हो जाएंगे, मैं करवा दूंगी आपको याद, ठीक है ना। ये ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। तो ब्राउन एल्गी की बहुत सारी स्पीशीज, लगभग 70 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एज अ फूड यूज की जाती है, ठीक है ना, लोग खाते हैं उन्हें, ठीक है। अब कुछ मैरीन एल्गी, कुछ मैरीन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी ऐसे हैं जो हाइड्रोकोलोइड प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोकोलोइड्स बनाते हैं। ये हाइड्रोकोलोइड क्या आ गया, ऐसे केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो वाटर को होल्ड करके रख लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे केमिकल्स जो वाटर को, बहुत ज्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी जिनके अंदर होती है, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलोइड्स, ठीक है ना। उसका एग्जांपल है एल्जिन, एल्जिन ब्राउन एल्गी में ब्राउन एल्गी सिक्रीट करता है एल्जिन को। और ये दूसरा है कैराजिन, दो हाइड्रोकोलोइड आपने याद रखने हैं, एक है एल्जिन और दूसरा है कैराजिन। कैराजिन रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है और एल्जिन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। विच आर यूज्ड कमर्शियली, इनको हम कमर्शियली यूज करते हैं क्योंकि वाटर को होल्ड करके रख लेते हैं। इसके अलावा एक होता है अगार, ठीक है। अगार भी कमर्शियली यूज किया जाता है और ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा रेड एल्गी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दो रेड एल्गी हैं जो कि अगार को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अगार का यूज क्या होता है, बेसिकली जब लैब्स वगैरह में काम करते हैं ना, सबसे ज्यादा तो जैसे लैब्स में अगर आपने देखा हो तो पैट्री प्लेट्स होती हैं, कुछ प्लास्टिक की कुछ कांच की, ऐसी पैट्री प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना। और उन पैट्री प्लेट्स में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ कल्चर मीडिया भरा होता है, उन पैट्री प्लेट्स के अंदर कुछ कल्चर मीडिया होता है, और उस कल्चर मीडिया के ऊपर ही आप देखते हो कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं, फंगस ग्रो कर रही है, मतलब जो भी रिसर्चर्स जो उन पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर माइक्रोब्स ग्रो करते हैं उन पैट्री प्लेट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ उस जो हम यहाँ पर अब इन माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे हैं, तो इन माइक्रोब्स को खाने पीने के लिए भी तो आर्टिफिशियली हमें देना पड़ेगा ना, तो हम इनको कुछ न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इस जो न्यूट्रिएंट हम दे रहे हैं इनको, उस न्यूट्रिएंट्स को हम मिक्स करके देते हैं अगार के साथ में, ठीक है ना, क्योंकि अगार एक सोलिडिफाइंग एजेंट है, ठीक है ना। तो मतलब ये अगार एक सॉलिड सरफेस प्रोवाइड कर देता है इन माइक्रोब्स को, और ये माइक्रोब्स इस सॉलिड सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से काम करता है। और बाकी क्योंकि ये सोलिडिफाइंग एजेंट है तो ये आइसक्रीम में भी यूज होता है, जेलीज में भी यूज होता है बनाने में, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रीन एल्गी होता है क्लोरेला, क्लोरेला ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, ठीक है ना। और इसका यूज होता है, जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो इसको लेके जाते हैं क्लोरेला को, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन से ये रिच है, तो एज अ फूड वो इसको लेके जाते हैं। और साथ में बेटा आपने याद रखना है, इसके साथ में स्पेस ट्रैवलर है वो स्पाइरुलिना को भी लेके जाते हैं। स्पाइरुलिना भी एक, ये एक प्रोकैरियोट है, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया है जो कि
कैसा है, ये भी प्रोटीन से रिच होता है, ठीक है ना। और क्लोरेला एल्गी है, दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों का यूज किया जाता है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना का, जो कि जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो अपना एज अ फूड इनको लेके जाते हैं। और ये एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं, अब मैंने बोला कि जो एल्गी हैं, ठीक है ना, जो एल्गी हैं उनको भी फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक तो ग्रीन एल्गी जिसको क्लोरोफाइसी बोलते हैं, एक ब्राउन एल्गी जिसको फियोफाइसी बोलते हैं, और एक रेड एल्गी जिनको रोडोफाइसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लासेस हैं एल्गी की। किंगडम प्लांटी, डिवीजन एल्गी, और क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। अब क्लोरोफाइसी की सबसे पहले हम बात करेंगे। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मतलब कि समझ में आ गया होगा। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर की होती है ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनके पास में क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डिफाइंड डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, और जो ये पिगमेंट है ये किसमें मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं, नॉर्मली जो आप जानते ही हो, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड। अब जो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है ना, इन इन स्पीशीज के अंदर, जो हमारी ग्रीन एल्गी है उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की स्पीशीज, जो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में आपको अलग अलग तरीके की क्लोरोप्लास्ट की शेप देखने को मिलेगी। किसी में डिस्कोइड है, किसी में प्लेट लाइक है, किसी में रेटिकुलेट है, किसी में कप शेप है, किसी में स्पाइरल और रिबन जैसी है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं इनमें अलग अलग स्पीशीज के अंदर। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ज्यादातर के पास में एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको हम पायरेनोइड्स बोलते हैं। स्टोरेज बॉडीज जिनके अंदर वो अपना खाने पीने के स्टोर कर रहे हैं उनको हम पायरेनोइड्स बोल रहे हैं। और ये पायरेनोइड्स बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मिलती है। पायरेनोइड्स के अंदर एक तो प्रोटीन स्टोर रहता है और स्टार्च, मतलब कि स्टार्च के साथ साथ में यहाँ पे प्रोटीन भी स्टोर रहता है इन पायरेनोइड्स के अंदर, ठीक है ना। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी फूड को स्टोर करते हैं। यूजुअली जो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल होती है वो, अगर इनर सेल वॉल की बात करूं, मैं इनर लेयर की बात करूं तो सेलुलोज की बनी होती है, और अगर मैं आउटर लेयर की बात करती हूं तो वो पैक्टोज की बनी होती है, ठीक है। अब मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स से होगा, जो कि कहां पर बनेंगे, स्पोर्स एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं स्पोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, जूस स्पोरेंजिया, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जूस स्पोर्स बनते हैं। तो जूस स्पोर्स किस में बनेंगे, जूस स्पोरेंजिया में बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो considerable variation in the types and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous or oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Cara, ठीक है। तो ये आपको मेरे हिसाब से मैंने पहले डिटेल में आपको समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि आपको इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए बेटा आप याद कर सकते हो, अगर आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का नाम सुना हो, सीसीएस यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी, एक मिनट दोबारा से लिखती हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी, और आपने साथ में वी को याद रख लेना है, ठीक है ना। तो अब सी से, एक सी से क्लेमाइडोमोनास, दूसरे सी से कारा, एक क्लोरेला भी होता है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। एस से स्पाइरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स और वी से वोल्वोक्स। तो कुछ इस तरीके से एक बार आपको क्या बोलूंगी, निमोनिक्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी याद आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में बात करते हैं हम फियोफाइसी की। फियोफाइसी जो कि है हमारा ब्राउन एल्गी, ठीक है ना, ये हमारे ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है। इनका जो हैबिटेट है ये मैरीन वाटर में मिलते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमें काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है इनकी साइज और फॉर्म में, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म होती है, जैसे कि आप एक्टोकार्पस ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा होगा, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म होती है, ठीक है ना। फिलामेंटस के साथ में ब्रांच्ड भी होते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ ये भी फिलामेंटस फॉर्म है लेकिन ये ब्रांच नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी फिलामेंटस है लेकिन इनमें हमें ब्रांच देखने को मिल रही है। तो ये ब्रांच फॉर्म होती है, फिलामेंटस ब्रांच फॉर्म होती है टू। और कुछ में ऐसा है कि वो जो ब्रांच हैं वो फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें ब्रांचेज उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी नहीं, पूरा का पूरा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर सी देखने को मिलेगी पूरी की पूरी, जैसा कि कैल्प में, लैमिनेरिया में देखने को मिलता है, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 100 मीटर तक हो जाती है इसकी हाइट। दे पोजेस क्लोरोफिल ए और सी।
ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और सी मिलता है, साथ में कैरोटीनोइड्स और जैंथोफिल्स, इन्हीं की वजह से जो इनका कलर है वो ब्राउन कलर का दिखता है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल्स प्रेजेंट। जैंथोफिल पिगमेंट्स मतलब कौन सा पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम, मतलब कौन सा जैंथोफिल्स प्रेजेंट है या फिर फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे इनका कलर की शेड चेंज हो जाती है। मतलब ओलिव ग्रीन से ब्राउन शेड तक की जो रेंज है उसमें हमें देखने को मिलेगा, जो पिगमेंट ज्यादा होगा उसके हिसाब से उनकी शेड चेंज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में बेटा फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, वो है लैमिनेरिन और मैनिटोल। ठीक है ना, वहां पर हमने सिंपल देखा कि प्रोटीन और स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है, यहाँ पर लैमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर होता है। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो सेलुलोजिक, उनके पास में सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिलेटिनस कोटिंग होती है, जो कि एल्जिन है। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं एल्जिन, ये क्या है, हाइड्रो एल्जिन और कैराटिन हाइड्रोकोलॉइड्स हैं। ठीक है ना, तो उसके ऊपर कवरिंग होती है एल्जिन की सेलुलोजिक सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, अगर हम इनके प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट मतलब एक टाइप से आप सेल ही समझ सकते हो कि सेल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं बिल्कुल, और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होती है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो प्लांट बॉडी है वो यूजुअली एक सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय होल्ड फास्ट, मतलब आप देखोगे जो इनकी स्ट्रक्चर है वो एक नीचे बेस में अटैच होगी। ठीक है ना, फिर एक इस टाइप से हमें कुछ स्टेम, एक ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, और उसके बाद में फिर हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो मतलब जो ये बेस में है इसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सबस्ट्रेटम में इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टाइप, स्टाइप, और इसको बोलते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फ्रोंड। ठीक है ना, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज फ्रोंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली ब्राउन एल्गी में जो स्पोर्स बनते हैं वो बाई फ्लैजिलेट स्पोर्स होते हैं। ठीक है ना, वहां पर भी फ्लैजिलेटेड स्पोर्स थे ग्रीन एल्गी में बेटा, लेकिन वहां पर जो स्पोर्स का नंबर होता है वो 2 से 8 के बीच में, कितने मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, लेकिन होते वहां पर भी फ्लैजिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली केवल 2 ही फ्लैजिला मिलेंगे, बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर, और वो पियर शेप होते हैं। और दोनों जो फ्लैजिला हैं वो अनइक्वल होते हैं, मतलब कि एक छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा, और लेटरली अटैच्ड होते हैं, उधर एपिकली अटैच्ड होते हैं, ऊपर की तरफ अटैच होते हैं, यहाँ पे लेटरली अटैच्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous तीनों टाइप का देखने को मिलेगा। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक इन वाटर और विद इन द oogonia, यानी कि oogamous स्पीशीज। जो यूनियन ऑफ गैमेट यानी कि oogamous जब होगा तो जो क्या बोलेंगे हम, वो यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर, वाटर के अंदर, क्योंकि जो मेल गैमिट होगा वो वाटर के थ्रू ही कहाँ पर पहुंचेगा, ऊगोनियम तक पहुंचेगा। ठीक है ना, जहां पर क्या है, ऊगोनियम में क्या है, वहां पर क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है ना, जब फ्यूज होगा तो द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म। गैमेट्स कैसे होते हैं, पियर शेप के होते हैं, पायरिफॉर्म होते हैं, बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ठीक है ना, द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया सरगासम एंड फ्यूकस, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल्स को मैं कैसे याद रखती हूँ, एफडी, एफडी शुरू करी है, एफडी शुरू करी है किसी बंदे ने, और वो भी 1 लाख से शुरू की है। ठीक है ना, हमने एफडी शुरू की है और वो भी 1 लाख से शुरू कर रहे हैं। तो एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टियोटा, 1 से एक्टोकार्पस, लाख में एल ए से लैमिनेरिया और एस ए से सरगासम। तो कुछ इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, इनके एग्जाम्पल्स इजली। उसके बाद में हम बात करते हैं रोडोफाइसी। ठीक है ना, तीसरी, अब हमारी तीसरी जो एल्गी आ गई वो आ गई रोडोफाइसी, यानी कि रेड एल्गी। रोडोफाइसी क्या है, रेड एल्गी है। इनके पास में रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से रेड कलर के दिखते हैं, वो पिगमेंट है आर फाइको इरिथ्रिन। इनकी बॉडी में मेजोरिटी जो रेड एल्गी हैं वो मैरीन वाटर होती हैं, और मैरीन वाटर होती हैं, और ये वार्मर एरिया में मिलती हैं ज्यादातर। ठीक है ना, मैरीन में भी बेटा हायर कंसंट्रेशन जो मैरीन वाटर है वहां पर। दे अकर इन बोथ वेल, अगर मतलब दोनों जगह, दोनों रीजन में मिलती है, सी के अंदर जहां पर अच्छे से लाइट पहुंच रही है, यानी कि क्लोज सरफेस, ऊपर वाली सरफेस के आसपास भी मिलेंगी, और डीप में भी मिल जाती हैं जहां पर जो लाइट है रिलेटिवली काफी
कम पहुंच रही है, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पे भी मतलब हमें ऊपर की तरफ भी जहाँ प्रॉपरली लाइट पहुंच रही है वहां पर भी मिलती है, और सी में नीचे की तरफ भी मिलती है जहां पर लाइट बहुत कम पेनिट्रेट होती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, बिल्कुल ब्राउन एल्गी भी मल्टी सेलुलर होते हैं, रेड एल्गी भी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ग्रीन एल्गी में हमें सिंगल सेलुलर देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, ठीक है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल रेड एल्गी में बेटा थोड़ा सा ग्रीन एल्गी से, ग्रीन और ब्राउन एल्गी से इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन, यहाँ पर जो फूड स्टोर है वो किसकी फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन, जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसी होती है, फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, अभी तक सारे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे थे। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल, ये चीज आपने याद रखनी है, एसेक्सुअली ये नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली बेटा ये नॉन मोटाइल एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है ना। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन oogamous, केवल यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो केवल oogamous देखने को मिलेगा, एंड accompanied by complex post fertilization development, the common members of Polysyphonia, Porphyra and Gracilaria gelidium, ये इसके एग्जांपल्स हैं हमारे रेड एल्गी के, ठीक है ना। तो इसको आप नॉर्मली पी और जी से याद रख सकते हो, पोरफायरा, पोलिसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडिनम, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, कल के लेक्चर में हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। कल के लेक्चर में अब हम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कवर कर लेंगे, क्योंकि एल्गी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, कल जितनी लंबी आज की वीडियो हुई है मे बी शायद उतने ही टाइम में हमारा आगे का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलो फिर आपको मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।